So hello and very good evening dear students. Welcome to day 45 of JEE Triple One Days for JEE 2026. आज हम लोग फ्लूइड्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने फ्लूइड स्टैटिक्स में बहुत अच्छे टॉपिक्स लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। आज इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला टॉपिक हमारा है दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब बेटा यहाँ पे अगर आप एक मर्क्यूरी फ्लूइड भरा हुआ एक कंटेनर लेते हैं, है ना। मर्क्यूरी यू ऑल नो इट्स अ काइंड ऑफ फ्लूइड, मेटल है लेकिन फ्लूइड के फॉर्म में होता है। अब जैसे इस तरह से हम इसके अंदर उल्टी एक पाइप या टेस्ट ट्यूब एंटर करेंगे तो यू विल सी दैट कि मर्क्यूरी जो है वो इसके अंदर राइज करता है, ठीक है। इसके अंदर राइज करेगा, ठीक है, इसके अंदर राइज करेगा। अब यहां पर जो इस पॉइंट का प्रेशर है वही यहां का प्रेशर होना चाहिए। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां की ये जो हाइट है h, है ना, उसका जो प्रेशर है, इसके नीचे जो प्रेशर आएगा वो फ्लूइड की वजह से प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना आना चाहिए, राइट। तो जब बेटा हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, है ना, रो जी एच, इसका जो रो जी एच होगा प्रेशर दैट मस्ट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो एच की वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 1.1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो विच इज़ 13.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय जी 9.8, है ना। तो ये होगा तुम्हारा 176 mm। ये आपको हाइट की वैल्यू मिलती है 176 mm, ठीक है। तो इसको हम मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं। अच्छा, ऐसा ये जो बैरोमीटर्स है वो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। आप लोग ने देखा होगा कभी अगर ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं तो उसके अंदर आप देख रहे होगे मर्क्यूरी, वो मैकेनिकल ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेजर करने के लिए वो मर्क्यूरी बैरोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है मर्क्यूरी, बहुत सारे बैरोमीटर्स ऐसे बनते हैं जिसमें पानी की हेल्प से भी हम बैरोमीटर्स बना सकते हैं। हम लोग बहुत अलग अलग फ्लूइड्स की हेल्प से बैरोमीटर बना सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पर डेंसिटी कम वाला कोई भी लिक्विड लेंगे तो हाइट उसकी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। मीन्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, मतलब जो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करा जाए तो हमारे पास इतनी हाइट वाली चीज़ें नहीं मिलती है, राइट। इतनी हाइट वाले बैरोमीटर्स नहीं बनते। तो इस तरह से बैरोमीटर किसी भी एलिमेंट का किसी भी लिक्विड से, किसी भी फ्लूइड से बनाया जा सकता है। हियर मर्क्यूरी इज रिकमेंडेड because of high density, so there will be less height, and the device length will be small, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से छोटे प्रेशर नापना है तो इससे भी कम तुम्हारा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो हो गया मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब यहाँ पे प्रेशर इन एन एक्सेलरेटिंग वेसल। देखो यहाँ पर अगर हम ये 2-3 वेसल है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन वेसल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड। या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा, राइट। दिस वन इज एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन ए, दिस वन इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, एक चीज़ देख सकते हो कि जब अगर तुम कांस्टेंट स्पीड से ऊपर और नीचे लेके जाते हो तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, मान ले इस पॉइंट की जो हाइट है वो h हाइट है ना। ये h हाइट डाउन, मतलब ऐसे डेप्थ कहते हैं, हम हाइट नहीं कह सकते, डेप्थ। तो h जितना डेप्थ डाउन जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो h जितना डेप्थ डाउन अगर आप जाते हो तो प्रेशर की जो बेटा वैल्यू आएगी, दैट प्रेशर की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू P इक्वल्स टू रो जी एच। वी आर टॉकिंग अबाउट गेज प्रेशर ओनली। अगर आप एक्सिलरेट ऊपर करते हो तो सूडो नीचे लगता है और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो आएगा रो इंटू जी प्लस ए
इंटू एच, जो लिफ्ट वाले केसेस हमने एनएलएम के अंदर देखे थे, तो उसके बेस पर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर एक्सेलरेट नीचे करेगा तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, उसकी वजह से आपका प्रेशर आएगा बेटा रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर विल डिक्रीज, यहाँ प्रेशर विल इंक्रीज, यहाँ पर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपकी स्टेबल कंटेनर के अंदर जो प्रेशर था वैसा ही आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव होने वाले उसके अंदर दिखेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो नाउ दिस, सिंस दिस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, नाउ दिस कंटेनर इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। अभी इसी का एक और वर्जन पूछा जाता है, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रेशर इन एन एक्सिलरेटिंग वेसल व्हेन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन। मान लो यहाँ पर एक टैंक है ना, ये वाली टैंक है कुछ ऐसे, अब इसके अंदर यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। और इस फ्लूइड को या इस टैंक को हम एक फोर्स से खींचते हैं, राइट। अगर इस टैंक को हम एक फोर्स से खींचते हैं, लेट्स से दैट इज एफ, इस फोर्स से मैं खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, लेट्स अज्यूम क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सोचते हैं। तो ये कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड था वो पहले तो इसी सिचुएशन में था, है ना, लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो सूडो सो फोर्स पीछे लगेगा और ये पानी जो है पीछे छलकाने की कोशिश करेगा। और इस केस के अंदर हम फोर्स लगाने के बाद मूविंग कंटेनर के अंदर अगर देखते हैं, मूविंग कंटेनर के अंदर अगर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से काम होगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि फ्लूइड चढ़ रहा है, राइट, ऐसे इधर पे क्लाइंब करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज सम एंगल विच वी आर गेटिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज थीटा, राइट। एंड ये जो tan थीटा होगा ये एक्सिलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो है, क्योंकि इसके पीछे जो लगेगा वो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा वो होगा जो कंटेनर के एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है, और ये नीचे होगा जी। और यहाँ से अगर हम बेटा tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू तुम्हें मिलेगी ma/mg विच इज a/g, विच इज नथिंग बट a/g, ठीक है। तो और ये थीटा, क्योंकि सी वी कैन सी द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, और ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से भी ये थीटा एस्टिमेट किया जा सकता है। अगर मान ले इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू l है ना, तो दिस tan थीटा कैन ऑल्सो बी गिवन एज x/l, राइट। अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, लेट अस टेक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस, एक कंटेनर है, उसके अंदर इसकी ये जो लेंथ है दैट इज लेट से 4 मीटर, ठीक है, और ये हाइट है लेट से दैट इज ऑल्सो 4 मीटर, और इसमें पूरा हाफ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, मतलब दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब इसी को मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से खींच सकते हैं, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, so that fluid does not spill off, कितने एक्सेलरेशन तक फ्लूइड स्पिल नहीं होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर इस फ्लूइड को देखकर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ तक पहुँच जाता है फ्लूइड, है ना, उसके बाद स्पिलिंग ऑफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद स्पिल होना स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ तक तो स्पिल नहीं होगा, राइट। अब इसके बाद वो स्पिल होना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप इस एक्सेलरेशन की बेटा बात करते हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सेलरेशन, तो ये मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर सेंटर पे था कुछ पानी का लेवल, है ना, पहले यहाँ सेंटर पे पानी का लेवल था, अब पानी का लेवल ऊपर चला गया, तो ये जो एंगल है वो तेरा थीटा होगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि भाई tan थीटा जो होता है वो x/l, x है तेरा 4, l भी है तेरा 4, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू a/g, तो यहाँ पर a जो है वो a मैक्सिमम है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बेटा a मैक्सिमम बाई जी की वैल्यू tan थीटा जितनी आ गई और tan थीटा 1 है, तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ, a मैक्सिमम जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह से हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, क्लियर बेटा, डन है। यहाँ पे कभी कभी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड स्पिल्ड वाले क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं, राइट, तो वैसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ट्रेपेजॉइड का एरिया निकाल वगैरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो हम उसमें भी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस
मेंस लेवल पे आपको याद रखना, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, tan थीटा इक्वल्स टू AMX/G। ठीक है, चलो प्रेशर इन अ रोटेटिंग कंटेनर। अब मान लो बेटा अपने पास एक कंटेनर है ना, कुछ ऐसा है, और यहाँ पे इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और ये पाइप है, राइट, ऐसे कुछ पाइप है, राइट, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ये पाइप के अंदर इस तरह से, राइट, और इसे मैं रोटेट कराना शुरू कर रहा हूँ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको मैं रोटेट कराना शुरू कर रहा हूँ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मुझे पूछा है कि ये r जितने डिस्टेंस दूर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या फील होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर क्या फील होगा वो मुझे फाइंड करना है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल है वो A है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा इसके घूमने की वजह से, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड ऑन फ्लूइड, एक्ट्स आउटवर्ड ऑन फ्लूइड। तो फ्लूइड के ऊपर बाहर के तरफ बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। कैन आई से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट छोटा सा मास इनटू ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो m इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ दिस, राइट, वो जो x डिस्टेंस पे होगा, और इसका मास जो है वो dm है, और इसका थिकनेस जो है वो dx है, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज माई छोटा सा फोर्स df, एंड दैट इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इस अगर मैं इस टोटल फोर्स को निकाल लेता हूँ, डिवाइड बाय एरिया करता हूँ, मुझे प्रेशर मिल जाएगा। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज दिस टोटल फोर्स। अभी टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे ये मास चाहिए। बेटा छोटा सा मास को मैं कह सकता हूँ डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम, है ना। तो ये छोटा सा मास, एलिमेंटल मास इज इक्वल्स टू dm, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब dx इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बेटा मेरा हो जाएगा रो ए एक्स डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से स्मॉल r। सो दैट इज इक्वल्स टू रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से r, एंड दैट इज इक्वल्स टू माई टोटल फोर्स। ना मुझे तो चाहिए प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो दैट इज नथिंग बट रो ए ओमेगा स्क्वायर। इसका मैं यहाँ पे बेटा अगर लिमिट पुट करता हूँ तो रो ए ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2r है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया से एरिया गए, एंड दैट विल बी योर प्रेशर। तो बेटा प्रेशर मेरा आ रहा है रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2। तो ये कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर, ये ऐसा प्रेशर है जो फ्लूइड की वजह से r डिस्टेंस दूर लग रहा है। मींस जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा, याद रखो। तो रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, डन है। ओके सर, डन है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सी दैट। चलिए इसका बेटा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन डीसीपी में दिया हुआ है ना। तो PQ फ्रॉम DC पांडे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एक दिया हुआ है DC पांडे के अंदर। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना, ये ऑलवेज मैं कराता हूँ बच्चों को। ये इस तरह से एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर यहाँ से रोटेशन कराया जा रहा है, और यहाँ पे पानी का लेवल इतना है और यहाँ पे पानी का लेवल इतना है। इसकी हाइट कुछ दी हुई है, कुछ x2 या h2 दी हुई है, h2, और इसकी हाइट दी हुई है h1, इसकी हाइट दी हुई है h1। ठीक है, और इसमें बेटा यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर सभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा PA, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा PA। ठीक है, ओके सर। अब इस पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज x1, और इस पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज x2। अब बेटा देखो, आपको ये पूछा है फाइंड आउट द डिफरेंस इन हाइट, मतलब h2 माइनस h1 अगर इसको ओमेगा से रोटेशन किया कराया गया, इफ ट्यूब इज रोटेटेड बाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, then find out difference in height, h2 minus h1। ठीक है, ओके सर। चलो तो अभी यहाँ पे बेटा अगर हम
इसको इक्वेशन, पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ, हाउ टू यू नो वर्क आउट विद द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, जैसे हम KVL KCL वगैरह लगाते हैं ना कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हम प्लस करेंगे और प्रेशर घट रहा होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो भी प्रेशर आएगा दैट इज PA। तो यहाँ से शुरुआत होगी। चलो नाउ इक्वेशन फॉर ट्यूब, इक्वेशन फॉर ट्यूब यूजिंग पास्कल, ये पास्कल लॉ यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो आ जाओ। तो PA यहाँ पे है तो PA से स्टार्ट करते, चलो। तो P एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ पे नीचे जाएंगे ना तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो हमें प्लस करना है ρg(H1), डेंसिटी रो मान के चलते, तो प्लस होगा तुम्हारा ρg(H1). अब बेटा इस पॉइंट से हमने एक चीज देखी थी कि जहां से रोटेशन हो रहा है वहां पे फ्लूइड को ऐसे धक्का लगता है, ऐसे धक्का लग रहा हो, तो यहाँ पे जो धक्का लगता है तो यहाँ प्रेशर हाई होता है, यहाँ प्रेशर लो होता है, और यहाँ पे धक्का लगा तो यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा। मतलब आप हाई से लो पर जा रहे हो तो माइनस करना है, लो से हाई पे जाओगे तो प्लस करना है। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ पे आया तो लो से हाई पे आया तो मैंने प्लस किया। अब यहाँ पे ऑलरेडी रोटेशन की वजह से जो प्रेशर आता है इस पॉइंट पे, इस एक्सिस से x1 डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा से मैं कम प्रेशर पे जाऊँगा तो मैं माइनस करूँगा, और फॉर्मूला मेरे प्रेशर का है ये वाला, ρω²R²/2। तो अब मेरा ये जो रोटेशन की वजह से ये जो प्रेशर यहाँ बन रहा है उससे मैं कम प्रेशर पे जा रहा हूँ। मैं जितना दूर हूँ मैं हाई प्रेशर पे हूँ, नज़दीक आऊँगा कम प्रेशर पे आऊँगा। तो मैं जैसे यहाँ से चैनलाइज करके ऐसे जाके यहाँ पे ख़त्म करूँगा इक्वेशन को, मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं हाई प्रेशर पे हूँ, तो प्रेशर ड्यू टू रोटेशन इज हाई एट दिस पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो मैं लो प्रेशर पे जाऊँगा, दैट मीन्स माइनस साइन यहाँ पे आएगी, तो माइनस ρω²x1² ठीक है। अब इस पॉइंट से जैसे आप दूर जाओगे, x2 जितने डिस्टेंस पे जाओगे तो आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, आपका प्रेशर जो है इंक्रीज होगा, तो होगा प्लस ρω²x2²/2, ω²x2²/2। और अब आप नीचे से अगर ऊपर जा रहे होंगे, तो वापस तुम्हारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, दैट मीन्स माइनस ρg(H2) एंड दैट इज इक्वल टू जो भी बचता है वो क्या बचा, PA। तो यहाँ पे सबसे पहले PA कैंसिल होंगे दोनों, ठीक है। अब बेटा मैं H2 और H1 वाले टर्म को उस साइड ले जाऊंगा, तो ये मेरा हो जाएगा ρω²/2 कॉमन x2² माइनस x1² इज इक्वल्स टू ρg(H2) माइनस ρg(H1). सो दैट इज नथिंग बट ρg(H2) माइनस H1 and that is equals to ρω²/2 x2² minus x1². So H2 minus H1 is equals to रो तो पहले गए, रो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ω², चलो रो गए, ओके ठीक है, तो रो को यहाँ से हटा देते। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, चलो यहाँ पे मेरा आएगा ω² x2² माइनस x1² बाय 2g इज माई डेल्टा H, ठीक है। H2 माइनस H1 इक्वल्स टू ω² x2² माइनस x1²/2g। अभी चलो ये मेरा डेल्टा H की वैल्यू आ गई, यस सर आ गई, समझ में आ गया बेटा सबको, यस सर आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेनिस्कस मैक्सिमम हाइट कंसेप्ट क्या है। देखो कभी भी बेटा अगर किसी भी कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और उस कंटेनर को रोटेट कराया जाए विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर इस तरह से एक मेनिस्कस फॉर्म होता है, ऐसे मेनिस्कस फॉर्म होता है, ठीक है। अब बेटा यहां पे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ये मेनिस्कस की हाइट पूछते हैं कभी कभी, ये H कितना होगा ऐसा पूछते हैं, व्हाट विल बी दिस H, ठीक है, ऐसा पूछते हैं। तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है, और यहां पे भी आप जाओगे तो हियर ऑल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, क्योंकि फ्लूइड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इस पूरे सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा इक्वेशन बनाना स्टार्ट करूंगा, यहां से यहां जाऊंगा और यहां से यहां आऊंगा। तो चलो लेट्स मेक एन इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन while moving from कहां से कहां मूव कर रहे हैं, तो नाम दे देते फ्रॉम A टू B टू C, मूविंग फ्रॉम A टू B टू C, ठीक है। चलो तो अब A से B पर गए, तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो PA, ठीक है।
अब बेटा क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो प्रेशर बाहर लग रहा होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर है इसीलिए फ्लूइड ऊपर गया ना, तो ये हाई प्रेशर जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे है, तो मान लो बेटा इसका रेडियस तुम्हें दे दिया है स्मॉलर, तो ये होगा मेरा, अब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो इधर जाते प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आप नीचे से जैसे ही ऊपर जाओगे तो उसका तुम्हारा रो जी एच आएगा, लेकिन रो जी एच जो होगा तुम्हारा वो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, सो इट्स माइनस ऑफ रो जी एच दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। तो सर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉरी दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पे जो है वो प्रेशर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर सब हम क्या करेंगे, पी ए को पहले कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच इज रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो कैंसल, तो एच तुम्हारा आएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, एच आएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। और इसी के बेस पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा पूछा हुआ है, लेट्स सी, मैंने क्वेश्चन लिया था, इफ आई हैव, यस दिस इज द क्वेश्चन, सी है ना। तो ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब रेडियस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर, आई थिंक ओमेगा स्क्वायर क्या था, रो जी एच इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला था, है ना। तो रो से रो गए और ये था तुम्हारा 2gh, और h फाइंड करना था ना अपन को, तो h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, ये फॉर्मूला था। अब देखो ओमेगा तुमको दे दिया होगा, ओमेगा के फॉर्म में ही रखना है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर ही रखता है। अब रेडियस तुम्हारा क्योंकि 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर है तो उसका आधा 5 सेंटीमीटर, तो 5 इन सेंटीमीटर ही चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर ही रहने देते, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी को जी रहने देना है। ठीक है, तो देखो सीधा आंसर आ रहा है बेटा, 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली कवर दैट, राइट। चलो तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ, नेक्स्ट है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायंसी, ठीक है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत बहुत अच्छा सा टॉपिक है, वन ऑफ द क्वालिटी टॉपिक ऑफ फ्लूइड्स, जिसके बेस पर बड़ी बड़ी शिप्स जो है वो समुद्र पे कैसे चल सकती है, कैसे तैर सकती है, इतनी बड़ी आयरन की शिप्स है, वो भी कैसे इतना बड़ा मास है उसका, वो तैर रहा है पानी के ऊपर, तो ऐसा तो क्या होगा उसके अंदर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये अगर तुम्हारा मान लो फ्लूइड है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, और उसके अंदर मैंने एक वुडन ब्लॉक को, इस फ्लूइड, पानी है समझो, पानी के अंदर मैंने डिप किया। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर ये आपका पानी है और यहाँ पर ये आपका वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा वुडन ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज आवर वुडन ब्लॉक। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि देयर आर 2 वॉल्यूम जो सेपरेट आउट हुए हैं। ऊपर वाला जो वॉल्यूम है इसको हम कहेंगे V आउटसाइड, और नीचे वाला वॉल्यूम है इसको हम कहेंगे V इनसाइड, और पूरे का वॉल्यूम होगा दैट इज V टोटल। ठीक है, पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, V टोटल। ठीक है, ओके सर, डन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। देखो, जैसे ये ब्लॉक अंदर जा रहा होगा, ये जो पानी है वो इसको ऊपर फोर्स लगा रहा है, पानी मना कर रहा है कि भाई अंदर मत आ, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका कुछ मास है वो कुछ पानी को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बना ले रहा है। अब ये डिस्प्लेस हुआ पानी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए वो नीचे वापस आने की ट्राई करेगा और उसको धक्का मारेगा कि भाई तू बाहर निकल। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है वो कब रुकती है, वो तब रुकती है जब 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 द पार्ट ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज इमर्स्ड, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज इमर्स्ड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज इमर्स्ड, उतना ही वॉल्यूम का पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ होगा। द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस, क्योंकि पानी को हटा के उसने अपनी जगह करी है।
तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी ये है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक that is immersed displaces the fluid to make the space, right? And this displaced fluid will have some weight, and this weight will apply upward force on block to regain its place or position. उसको अपनी जगह वापस चाहिए तो फोर्स लगाएगा. This force is called force of buoyancy or buoyant force. This force is called buoyant force. अब आर्किमिडीज ने क्या कहा था? आर्किमिडीज ने ये कहा था कि भाई इसमें जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, तो इतना वॉल्यूम का फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है ना, इतना वॉल्यूम का फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हुआ होगा. दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. Volume of fluid displaced, and its weight is equals to m into g, which is density of fluid, है ना, density of fluid, या इसको मैं density of water कह देता हूँ for simplicity. density of water, अब कितने वॉल्यूम है ये, इनसाइड वाला वॉल्यूम है तो इसको मैं V in कहूँगा. V in into volume into density is mass multiplied by g. So this is the weight of fluid displaced. जो भी fluid displaced हुआ उसका वजन कितना होगा, तो rho into volume into g, which is nothing but rho of water into volume, inside वाला volume multiplied by gravitational acceleration, है ना. अब वो जो है that is always equal to this entire weight of block. मतलब जब ये इसके वजन जितना डिस्प्लेस हो जाता है ना, पहले तो ये है ना वो मतलब विनिंग पोजीशन पे, मैं तो आऊँगा अंदर, वो फ्लूइड बाहर आ रहा है बेचारा, ये फ्लूइड धक्का भी मार रहा है नीचे से, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है बिकॉज वो ब्लॉक जो है उसका थोड़ा वजन है तो पानी में डीप हो रहा है, वो है ना, डीप हो रहा है, पानी ऊपर धक्का मार रहा है, लेकिन वो पानी उसको फेंक नहीं पा रहा है क्योंकि पानी के पास अभी इतना मास नहीं है, उसने उतना भी ऊपर नहीं किया कि इतना पानी नीचे आ जाए कि उसको बाहर फेंके. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जब तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस या द वेट ऑफ द फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड, दैट बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द एंटायर वेट ऑफ ब्लॉक, द टोटल वेट ऑफ ब्लॉक. टोटल वेट ऑफ ब्लॉक. अब टोटल वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, या तो मैं मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी, विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय जी. अगर ये ऐसा हो गया है ना, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये हमेशा इक्वल होगा. तो आर्किमिडीज ने क्या बोला था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल is कि the weight of block is always equal to the weight of fluid displaced. किसके केस में है ये, किसके केस में है, only when the block is floating, ये जो फ्लोट हो रहा है उसके केस में बात हो रही है. ठीक है, only when the block is floating with some volume inside and some volume outside, floating with
सम इनसाइड एंड सम आउटसाइड वॉल्यूम, एंड सम वॉल्यूम आउटसाइड द फ्लूइड, आउटसाइड द फ्लूइड, सम वॉल्यूम आउटसाइड द फ्लूइड। ठीक है बेटा, डन है। चल सब यहां तक समझ में आ गया मुझे? यस सर आ गया। अभी यहां पे बेटा क्या होगा देखो, तो ये चीज हो रही है कि भाई मेरा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है मल्टीप्लाइड बाय वी इनसाइड है मल्टीप्लाइड बाय जी है, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये जी गए हो जाएगा, वी इनसाइड जितना जाता है अपॉन वी टोटल जितना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, क्या कि भाई वी इनसाइड अपॉन वी टोटल, वी इनसाइड अपॉन वी टोटल इज इक्वल्स टू वी ब्लॉक अपॉन वी वाटर। मतलब ये जो तुम्हारा पानी का डेंसिटी है वो, और ऊपर जो है वो ब्लॉक का डेंसिटी है वो, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन ओनली फ्लोटेशन अकर्स, देन ओनली फ्लोटेशन इज पॉसिबल, फ्लोटेशन इज पॉसिबल। तो सर बोट वोट कैसे होती है? भाई बोट का ओवरऑल डेंसिटी आप देखो ना, बोट वोट जो है बड़ी बड़ी शिप्स जो है उसमें तो सर आयरन वायरन यूज़ करते हैं, तो उनका तो डेंसिटी पानी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली, क्या होता है बोट्स के अंदर जो होती है बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है उसके अंदर एयर भी तो है, हवा भी तो भरी हुई है, पूरी हवा भरी हुई है उसके अंदर, है ना। आप अगर एक यू टेक अ प्लास्टिक टम्बलर और उसके अंदर आप कुछ पानी रख देते हो, टम्बलर को ऐसे फ्लोट करा देते हो, फ्लोट हो रहा है ना, कहाँ डूब रहा है, राइट। आप उसके अंदर एक एक रुपये के बहुत सारे सिक्के डाल दो तो भी वो फ्लोट होगा, राइट। वो डूबेगा कब? जब आप उसको पूरा ही सबमर्ज कर दोगे, पानी से भर दोगे तो डूब जाएगा। तो शिप भी ऐसी है, शिप में अगर पूरा पानी घुस गया तो शिप डूब जाएगी, ठीक है। तो शिप के अंदर हवा भी है ना। तो हवा की, लकड़े की, हवा की, आयरन की, कॉपर की, जितने भी मटेरियल से वो बना हुआ ह्यूमंस वहाँ पे है, वो सबकी डेंसिटी को मिक्स करके अगर कोई मटेरियल बनाया जाए तो वो पानी से हल्का होगा, इसी वजह से वो शिप तैर रही है। अगर वो शिप की डेंसिटी पूरे मिक्सचर की डेंसिटी निकाली जाए और अगर वो इतनी हो जाए कि वो पानी से बढ़ जाए, पानी से ज़्यादा हो जाए, तो वो शिप डेफिनेटली डूबेगी, वो शिप डेफिनेटली डूबेगी। इसी वजह से ये लोग हमेशा सेफ करते हैं कि भाई शिप के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेस पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके बेस पर किए जा सकते हैं। लेट्स सी कंसेप्ट एप्लीकेशन देखते हैं। An iceberg with a density of 920 km floats on an ocean of density 1025 kg per meter cube. What fraction of iceberg is visible? कितना fraction of iceberg visible है, मतलब कितना परसेंटेज विजिबल है। चलो मैं ये पूछता हूँ कि कितना वॉल्यूम ऊपर होगा, ऐसा पूछा है उसने। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई वी इनसाइड अपॉन वी टोटल, वी इनसाइड अपॉन वी टोटल इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक मतलब यहाँ तो आइस है 920 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 1025, है ना, 1025। तो ये तुम्हारा आ जाता है कुछ 0.102, कुछ इसका ऑप्शन तुम्हारा मिलेगा। अब कितना फ्रैक्शन विजिबल है, सॉरी यहाँ पे इतना नहीं आएगा 0.89 समथिंग आएगा, सॉरी 0.89 समथिंग आएगा ना इसका, हाँ 0.89 ऐसा कुछ आएगा। लेट्स सी कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 900, चलो फॉर सिंप्लिसिटी अगर मैं इसको 900 और 1000 ले लूँ तो ये 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 के आसपास इसकी वैल्यू आनी है, 0.9 के आसपास इसकी वैल्यू आनी है, ठीक है। चलो ठीक है, 0.88 या 0.89 के आसपास कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मज़े क्या है, कितना विजिबल ऐसा पूछा, कितना अंदर है ऐसा नहीं पूछा। अगर अंदर है पूछा होता तो मेरी कुछ वैल्यू होती, वो अलग होती, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ 0.9 ही कह दूँ, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, तो 90% मेरा आंसर आता कि इनसाइड 90% है जो टोटल का, ठीक है। तो भाई बाहर कितना होगा, व्हाट इज़ वी आउट अपॉन वी टोटल, ये मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा। तो कैन आई से दैट वी इनसाइड इज इक्वल टू वी टोटल माइनस वी आउटसाइड, क्या कह सकता हूं मैं? यस। तो वी इनसाइड को मैं कह सकता हूं वी टोटल माइनस वी आउट, यस। तो ये मेरे को पूछा क्या है कि आउटसाइड वाला कितना दिख रहा है, ये आइसबर्ग का कितना पार्ट आपको बाहर दिख रहा है, आउटसाइड कितना दिख रहा है ऐसा पूछा है। परसेंटेज में मैं निकाल के दिखाता हूं कितना होगा। अब बेटा ध्यान से देखना, तो वी टोटल, अब ये वी इनसाइड की जगह पे पुट करते हैं हम वी टोटल माइनस वी आउटसाइड डिवाइडेड बाय वी टोटल,
ठीक है, दैट इज 0.9। अब बेटा इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इट इज वी आउट अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू 0.9। और अगर आप इसका बेटा वी आउट अपॉन वी टोटल का फ्रैक्शन देखो, वी आउट अपॉन वी टोटल का फ्रैक्शन देखो, तो दैट इज 1 माइनस 0.9 विच इज इक्वल टू 0.1। और इसी का अगर हम परसेंटेज निकालते, इफ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, इफ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, calculated in percentage, you'll be getting 0.1 into 100 which is equals to 10%। मतलब बेटा अगर आप इसका देखते हो, अगर आप इसका देखते हो कि कितना प्रतिशत तुम्हारा जो ग्लेशियर है या कितना प्रतिशत तुम्हारा ये जो आइस है वो विजिबल है, तो ऐसे नहीं कहते, मतलब इसके मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं, है ना, राइट, हाउ मच द पीपल थिंक आई हैव नॉलेज, हाउ मच रियली नॉलेज आई हैव, राइट, तो इसके बहुत सारे मीम्स मैंने देखे हुए हैं, राइट, हाउ मच यू थिंक आई लव, हाउ मच एक्चुअली आई लव फिजिक्स, राइट। चलिए, तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी बेटा अगर आप आइस को पानी में डुबाते हो तो उसके ऊपर वाला जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, आइस के ऊपर की परत का जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, वो सिर्फ 10% होता है। याद रखना 90% अंदर डूबा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज भी आराम से निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का काम आराम से हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं, ठीक है। A long cylindrical vessel is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall. Radius of vessel is 5 cm. Its in rotational speed is 2 rotation per second. Then the difference in the heights between the center and side. तो यहाँ पर बेटा ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, उसी के बेस पर क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपको ये हाइट ही पूछी है कितनी होगी, है ना। तो ये हाइट आपको पूछी है कितनी होगी, देन एस्टिमेट दिस हाइट। आई एम गिविंग यू दिस एज होमवर्क, ये आप आराम से होमवर्क में कंप्लीट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a wooden block floating in a bucket of water has 4/5 of its volume submerged, तो 1/5 बाहर होगी, तो V inside is equals to V inside upon V total is equals to 4/5. V inside upon V total is 4/5. When certain amount of an oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under water and half in the oil. The density of oil relative to that water is dash. देखो भाई, इससे सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा, सी हमें सबसे पहले एक चीज पता चलती है, a wooden block floating in the bucket of water has 4/5 of its volume submerged. तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक पता चलती है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हमें पता चल रही है विच इज़ 4/5, विच इज़ नथिंग बट 0.8 इंटू 10⁻³ 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और वी कैन ऑल्सो से इट्स 800 kg पर मीटर क्यूब, 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है सर। When the certain amount of an oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under water and half in the oil, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा टोटल वजन है उसमें 2 जन लगा रहे हैं फोर्स। ये तुम्हारा पूरा ब्लॉक है, ठीक है, इसमें आधा ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पे आधा ऑयल है और आधा पानी है, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरह से देखें, है ना, तो ये जो तुम्हारा इस तरह से डूबा हुआ है ना, ये पानी है और ये ऑयल है, ये ऑयल है, और ये जो है वो अपना ब्लॉक है, अपना हीरो ये है, ठीक है। अब 50% ऑफ वॉल्यूम, देखो मेरे को कौन कौन फोर्स दे रहा है बाहर निकालने के लिए, है ना। तो चलो, कैन आई से दैट 50% मेरा वज़न उठाया किसने, 50% मेरा वज़न उठाया किसने, मेरा जो टोटल वज़न है उसका 50% उठाया इसने, पानी ने, और 50% मेरा जो टोटल वज़न उठाया वो इसने उठाया किसने, ऑयल ने उठाया, ठीक है। कुछ ऐसा सा हो रहा है, अभी मेरे को कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है। तो कैन आई से दैट
कैन आई से दैट द वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑयल प्लस वेट ऑफ वाटर. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू जी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस इनटू जी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी. ठीक है, ओके सर. चलो, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि भाई व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर. तो मैं एक काम करता हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है. डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को तो मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ रो मतलब रो बी अपॉन रो डब्ल्यू मेरे पास ऑलरेडी है. ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है वो वॉल्यूम बाई 2 हो गया, क्योंकि ब्लॉक भी 50%, सॉरी ब्लॉक का तो पूरा वॉल्यूम है, ऑयल का वॉल्यूम जो है वो 50% ब्लॉक का है, और वाटर का वॉल्यूम भी 50% ब्लॉक का है. तो क्या मैं कह सकता हूँ वी ब्लॉक बाई 2 इंटू रो ऑयल बाई वाटर प्लस वी ब्लॉक बाई 2 इंटू रो वाटर बाई वाटर, दैट इज इक्वल्स टू रो ब्लॉक अपॉन रो वाटर इंटू इसका भी वी ब्लॉक बाई वी वाटर. ठीक है, वी ब्लॉक बाई वी ब्लॉक किया हमने, क्या वाटर किया, वी ब्लॉक ही रहेगा, वी ब्लॉक ही रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने क्या किया, रुक जा एक मिनट, वी ब्लॉक बाई 2 है, सॉरी वी ब्लॉक बाई 2 है वी वाटर, और ये रो वाटर बाई रो वाटर हो जाएगा 1. ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया. अब क्या सर ये वी ब्लॉक गेले हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे. मेरे को क्या चाहिए, रो ऑयल बाई 2. यस सर. अब एक काम करते हैं, व्हाट इज रो ब्लॉक अपॉन रो वाटर. तो सर मैंने तो निकाल लिया रो ब्लॉक अपॉन रो वाटर 0.5 विच इज 0.8. ठीक है सर. अब 0.8 है, 0.8 में से माइनस करना है मुझे किसको, तो सर 0.5 को, 0.5. ओके सर, ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू रो ऑयल बाई रो वाटर, रो ऑयल बाई रो वाटर इंटू 1/2. ठीक है सर. सर व्हाट इज 0.8 माइनस 0.5, सर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 कर दो, दैट इज रो ऑयल अपॉन रो वाटर, और यही मुझे फाइंड करना है. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल. और सर इसकी वैल्यू मेरी आ रही है 0.6. कितनी आ रही है? और रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है. 0.6 इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट है वेट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द वेट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट? देखो, अभी अगर मान लो कोई चीज डूब गई, कोई आयरन का ब्लॉक है जो डूब गया, यहाँ पर डूब गया, और इसका वजन हमें करना है. इसे डूब गया है, इसका वजन मुझे करना है, कितना होगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. मान लिया डूब गया, ठीक है, ये तेरा ब्लॉक था आयरन का. ओके सर. तो बेटा अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, सी मैं जब यहाँ पे होऊंगा तो मुझे ये फ्लूइड तो बेचारा पूरे के पूरा ट्राई कर रहा है कि मेरे को वो बाइंड फोर्स लगाए ऊपर, लेकिन मेरा खुद का भी mg है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी, और मुझे ऊपर साइड लग रहा है बाइंड फोर्स. बाइंड फोर्स इज नथिंग बट मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी. अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब वाटर है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मैं यहाँ पे वाटर यूज कर रहा हूँ, इनटू वॉल्यूम इनटू जी. ठीक है, ओके सर. तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि ये तो यहीं पे वजन कांटे के ऊपर ये बैठा हुआ है ना, वेट स्केल के ऊपर ये बैठा हुआ है, तो इसका तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, बड़ा छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा इज द नेट फोर्स. तो द नेट वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, नेट वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू W नेट, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी माइनस m डिस्प्लेस फ्लूइड इनटू g. तो व्हाट इज मास ऑफ ब्लॉक? मास ऑफ ब्लॉक क्या है, तो भाई
देखो कैसे फाइंड करना है, डेंसिटी के टर्म में लाना है। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। सर क्यों यहाँ पे वो टोटल वॉल्यूम क्यों, भाई पूरा डूबा हुआ है। इस केस में क्या था, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ तैर रहा था ना ऊपर, कहाँ गया, यहाँ पे कुछ तैर रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि पूरा डूबा है, कुछ तैर रहा था। तो जब हम डिस्प्लेस फ्लूइड लेते तो जितना डूबा है उतना ही डिस्प्लेस हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सबमर्ज वाले में पूरा ही डूब गया, तो पूरा ही वॉल्यूम आएगा तुम्हारे डिस्प्लेस वाले फ्लूइड का, इसका ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला ला के दे देता हूँ। अब डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू नेट इज मेरा वजन नेट क्या है, तो मेरा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी डैश, है ना, ये मेरा नेट वेट होगा। सो दैट इज नथिंग बट, चलो तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, अब वी सारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, वी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वी पूरा कैंसिल करेंगे। अब ये हो जाएगा ब्लॉक का डेंसिटी माइनस फ्लूइड का डेंसिटी इनटू जी, ब्लॉक का डेंसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, और यहाँ पे मुझे मिलता है बेटा जी डैश, और ये डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ रो बी। अब यहाँ पर ये जो जी डैश है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना, और यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू जी, दिस इज माय जी डैश। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा इफेक्टिव ग्रेविटी। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया बेटा, इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो सर अब क्या करेंगे, नाउ लेट्स डू वन थिंग, राइट, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब हम क्या करेंगे, सर मुझे तो वेट चाहिए, वजन चाहिए, तो वजन क्या होता है, वजन कुछ नहीं होता, mg होता है, लेकिन यहाँ पे mg डैश होगा। नाउ दिस g डैश इज नथिंग बट इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये इफेक्टिव ग्रेविटी। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रेविटी की ऐसी वैल्यू निकाल ली जो मेरी इफेक्टिव वैल्यू है ग्रेविटी की, ठीक है, और आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। कभी कभी बेटा इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक कंटेनर है, यहाँ पे कहीं स्प्रिंग है, ठीक है, अब ये स्प्रिंग है और इसमें ये एक आयरन का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये स्प्रिंग पूरी इस तरह से डूब गई है, और ये आयरन का ब्लॉक जो है वो नीचे जाना चाह रहा है, और इस आयरन के ब्लॉक ने कुछ ना कुछ स्प्रिंग को जो है वो कुछ ऐसे एक्सपांड कर दिया है, नीचे खींच लिया है, मतलब पहले ऐसे था अभी जो वो ऐसे हो गया, ठीक है, पहले ऐसे था अभी वो जो है ऐसे हो गया, है ना, अभी ऐसे कुछ हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन नाउ द ब्लॉक इज एट कुछ फाइनल पोजीशन। तो सर यहाँ पे जो खींचान मेरा आया हुआ है वो कितना होगा, व्हाट इज दिस एक्सटेंशन आई विल फील, व्हाट इज दिस एक्सटेंशन विच आई विल फील, कितना एक्सटेंशन मुझे फील हुआ होगा इस पॉइंट में। तो यहाँ पे बेटा इस केस के अंदर आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इफेक्टिव वेट, एम जी डैश क्या है वो तुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज इफेक्टिव वेट, तो दैट इफेक्टिव वेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स विच इज एक्टिंग विच इज नथिंग बट kx, है ना। तो यहां पर इफ आस्क्ड व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग when iron block is suspended in water, आयरन ब्लॉक इज सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। चलो तो सर ये कितना होगा, तो यहाँ पे मेरा होगा एम जी डैश इज इक्वल्स टू के एक्स। अब एम जी डैश में जी डैश क्या था, तो जी डैश था 1 माइनस डेंसिटी, छोटी डेंसिटी अपन बड़ी डेंसिटी, याद रखना यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी कैसी है, फ्लूइड की डेंसिटी कम है और ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरा के एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बेटा अपनी आ जाएगी एम अपॉन के, एम जी अपॉन के इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन।
A cubical block of size 0.5 meter floats on a water with 30% of its volume under water. Dash kg is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under water. देखो अब ये भी अच्छा सा क्वेश्चन एक है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई देख कितना अभी तक अंदर जाना बाकी था तो हम कितना वेट कितना mg और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 30% जो है फ्लोट्स ऑन द वाटर, 30% ऑफ इट्स वाटर अंडर वॉल्यूम, और 70% जो है वो अभी बाहर है, 70% जो है वो अभी बाहर है। ठीक है, तो मुझे इतना mg डालना पड़ेगा जो 70% ऑफ वॉल्यूम जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर ले, है ना। तो यहाँ पे मैं एक हिंट लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ वेट that has to be kept on the surface of cube such that 70% of volume of the weight or fluid displaced, 70% of volume of cube and the fluid displaced of the same volume applies the buoyant force equivalent to itself। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कि भाई तेरा ये सबमर्ज्ड था, ठीक है था, ओके, ऊपर जो था 70% था, नीचे 30% था, तो ये 30% है, ये 70% है। ठीक है, ओके सर। अब ये 30% है, ऊपर 70% है, और तेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, कुछ वेट पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ mg पुट करना पड़ेगा, और वो mg इतना होना चाहिए कि 70% ऑफ इसके वॉल्यूम का पानी जो है वो डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो I'll ask you to do this yourself। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज होमवर्क, ट्राई करना बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते ना। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड फ्लो कंडीशन। अब हम लोग थोड़ा डायनामिक्स की तरफ चलेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ। तो आइडियल फ्लूइड फ्लो कंडीशन की कुछ कंडीशंस है, 4 कंडीशन है। फ्लूइड जो है बेटा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, विच मीन्स कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। अगर फ्लूइड तेरा कंप्रेस हुआ तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। फ्लूइड इज नॉन विस्कस। विस्कस फोर्सेस क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ वाटर, दैट आर कॉल्ड विस्कस फोर्सेस। तो द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, तो नॉन विस्कस होना चाहिए, डिसिफेसिव फोर्सेस एब्सेंट रहने चाहिए बिटवीन 2 लेयर्स। अ फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल, देयर शुड नॉट बी एनी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड पार्टिकल की कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। एंड फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी और स्ट्रीमलाइन, तो तुम्हारा फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अगर इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम इस फ्लूइड को कहते हैं या इस फ्लो को कहते हैं आइडियल फ्लूइड फ्लो कंडीशन, आइडियल फ्लूइड फ्लो कंडीशन। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट चीज है कि सर स्टेडी फ्लो हम किसको कहते हैं, जो ड्यूरिंग द फ्लो द वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी और डेंसिटी कांस्टेंट रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एनी गिवन पॉइंट, देन द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। क्या बोला उसने, स्टेडी फ्लो कब कहते हैं, बोलो क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, वेलोसिटी और डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, ना फ्लूइड कंप्रेस होना चाहिए ना उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अगर वेलोसिटी एंड डेंसिटी ये दोनों सेम रहता है फ्लूइड फ्लो का, तभी हम कहते हैं स्टेडी फ्लो है। ऑल्दो डेंसिटी एंड वेलोसिटी में वेरी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, बट दे मस्ट बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। अच्छा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर पॉइंट पे सेम रहे, बट अगर पानी यहां पे आ रहा है तो हर बार इस पॉइंट पे उसकी डेंसिटी और वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, और इस पॉइंट पे अगर पानी जा रहा है तो हर बार उसकी डेंसिटी और वेलोसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए।
नहीं तो आप सोचो ये टर्न मार रहा है तो ये तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो यहाँ की और यहाँ की वेलोसिटी भले सेम ना हो चलेगा, लेकिन पानी जितनी भी बार फ्लो हो इस पॉइंट पे पहुंचे तब उसकी वेलोसिटी और डेंसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट्स व्हाट द कंडीशन इज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। सो दीज आर द कर्व्स ड्रॉन इनटू द स्पेस। क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो हम किसको कहते हैं? तो ये पानी के फ्लो के एसोसिएटेड या करस्पॉन्डिंग जो भी कर्व होती है जो स्पेस में जोड़ी जाती है, एंड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर चाहे कि फ्लूइड का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो बेटा यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करने से अगर पता चल जाता है तो इसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन होते हैं, वो हर बार सेम डायरेक्शन बताती है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर एक और चीज बहुत बढ़िया सी आपको पता होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस जो होती है, जैसे यहाँ पर लोअर डेंसिटी स्ट्रीमलाइन है, हायर डेंसिटी स्ट्रीमलाइन है और यहाँ पर लोअर डेंसिटी स्ट्रीमलाइन है, मतलब कुछ नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन की बात हो रही है। मतलब ये जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रीमलाइंस बात हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीमलाइंस इज ग्रेटर इस केस में, और यहां पे जो है डिस्टेंस इज मीडियम, और यहां पे डिस्टेंस इज वेरी लेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पूरी चीज़ें डिस्टेंस पर डिपेंडेंट करती है, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी मीडियम होगी। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब समझ जाना डेंसिटी ज़्यादा होगी, द मोर डेंसिटी मोर द स्पीड, मोर द डेंसिटी ग्रेटर द स्पीड, greater the speed of fluid, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रीमलाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। बिल्कुल सही बात है, ऐसा आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में बेटा देखा हुआ है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रही है, एक स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रही है, कभी पॉसिबल नहीं है कि दो स्ट्रीमलाइन हो, क्योंकि एट टू स्ट्रीमलाइन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी के एक डायरेक्शन, एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट हो, एक पॉइंट के ऊपर कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द टू टेंजेंट एट वन पॉइंट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एक चीज आते हैं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम बताएं यहाँ पे मास फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे कुछ एरिया है, लेट्स से दिस एरिया इज A2 एंड दिस एरिया इज A1, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एंड दिस आर द स्ट्रीम लाइन्स, और कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके सर, डन। ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। तो बेटा यहां पे ये मैं कह सकता हूं कि अगर if I am talking about a very small volume of fluid, मतलब मैं बहुत छोटे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, I'm talking about this a very small volume of fluid, let's say this is the very small volume of fluid, ये फ्लूइड का वॉल्यूम है, ठीक है। इतना अंदर गया तो इतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड जो है वो बाहर आना चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट कम्स आउट शुड हैव द सेम वैल्यू, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यही चीज है कि ऐसा कैसे होगा, हाउ इट्स पॉसिबल, सी, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग दिस, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग दिस, ठीक है। अभी बेटा यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि भाई कभी भी अंदर वाला जो फ्लूइड होता है वो कभी भी कंप्रेस नहीं होता, द फ्लूइड नेवर कंप्रेसेस। इसका मतलब ये कि अगर इतने वॉल्यूम का फ्लूइड अंदर गया है तो इतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड बाहर आना चाहिए, जितना वॉल्यूम का फ्लूइड गया उतने वॉल्यूम का फ्लूइड बाहर आना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको हम कहते हैं इनकमिंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, आउटगोइंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं बेटा कि मास फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट,
क्या कह सकते हैं, मास फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब m इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू m आउटगोइंग। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आउटगोइंग। मैंने यही यहाँ पे लिखा है कि इनकमिंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड आउटगोइंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मस्ट बी सेम, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी सेम होगी। ऐसा तो होगा नहीं डेंसिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यहाँ से पानी जा रहा है और उधर से कुछ और बन के निकल रहा है, ठीक है। डेंसिटी पानी है तो उधर पानी की ही रहने वाली है। यहाँ पे v इनसाइड इक्वल्स टू v आउटसाइड, बट व्हाट इज वॉल्यूम, कैन आई से एरिया इनटू डिस्टेंस। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L1 और ये छोटा एरिया A2 इंटू L2 है ना, तो A1 इंटू L1 मस्ट बी इक्वल टू A2 इंटू L2। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहां पे क्योंकि मास फ्लक्स मतलब मास अपॉन टाइम ही होता है, पर यूनिट टाइम, है ना, तो यहां पे ही टाइम कर दूं मैं, डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है सीधा हम उसको लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते, सीधा हम लिख सकते हैं L/T इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा तेरा A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2, और इसको हम कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2, मतलब अगर पतली नोजल है तो स्पीड बढ़नी है, मोटी नोजल है तो स्पीड कम रहेगी, पतली नोजल है तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तुझे कि अगर कोई फ्लूइड जो है वो अंदर एंटर हो रहा है, इसका एरिया A1 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसका एरिया A2 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, A3 है, V3 है, तो यहाँ पे बेटा जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, एंड यू कैन डू इट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से 2 जन इनकमिंग है और बहुत सारे जन आउटगोइंग है, अब यहाँ से भी आउटगोइंग है, 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 और इस तरह से कुछ हो रहा है, तो यहाँ से इनकमिंग है और बाकी सब आउटगोइंग है, बाकी सब आउटगोइंग है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सर कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया मान लो A1 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसका एरिया A2 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, इसका एरिया A3 है, इसकी वेलोसिटी V3 है, इसका एरिया A4 है, वेलोसिटी V4 है, इसका एरिया A5 है, वेलोसिटी V5 है, इसका एरिया A6 है, वेलोसिटी V6 है, इसका एरिया A7 है, वेलोसिटी V7 है। तो यहाँ पर बेटा कितने भी क्योंकि नोजल नहीं हो जाती, वी विल ऑलवेज से A1 V1 प्लस A2 V2 मस्ट बी इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 मस्ट बी इक्वल टू A3 V3 प्लस A4 V4 प्लस A5 V5 प्लस A6 V6 प्लस A7 V7, ठीक है। तो इस तरह से हम आराम से काम कर सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, और बर्नौलीज के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगा, और हम लोग बहुत सारे एफ्लक्स के क्वेश्चन भी है वो नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे। बहुत अच्छे PYQ जिसके है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही डन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बर्नौली को पूरा डन कंप्लीट करेंगे, और फ्लूइड फ्लो डायनामिक्स के जो है वो मैक्सिमम एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस वगैरह भी मैं सारे लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा, बाय बाय, सी यू।